क्विज। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा ये था कि हम लोग मेन हीप और मैक्स हीप बनाते हैं, और उसके बाद मेन हीप में पेरेंट नोड जो है वो छोटी होनी चाहिए, और जो मैक्स हीप है उसमें पेरेंट नोड जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा ये था कि हमारे पास ट्री जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और आपने ये चीज़ देखी है कि हम जब भी मैक्स कॉल करते हैं या मिन हीप बनाते हैं तो हम हीपीफाई का फंक्शन बार बार कॉल करते हैं। हीपीफाई मीन्स कि हम रिकर्सिवली अपने एल्गोरिदम को चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, प्रॉब्लम हमारी अरेंज हो जाए। और वो प्रॉब्लम क्या है कि हम या तो मिन ही बनाना चाहते हैं या हम मैक्स ही बनाना चाहते हैं। तो जिसमें हर लेवल पे हम चेक करेंगे कि रूट नोड अगर मिन प्रॉपर्टी है तो रूट नोड छोटी होनी चाहिए, और अगर मैक्स प्रॉपर्टी है तो रूट नोड हमारी बड़ी होनी चाहिए देन इट्स डिसेंडेंट्स। ठीक है। फिर हमने देखा ये कि हम उसमें इंसर्शन भी करते हैं। इंसर्शन का पार्ट ये था कि जब भी हम डेटा अपना इंसर्ट करते हैं मिन हीप में या मैक्स हीप में, तो हम लेफ्ट ऑर्डर यानी कि प्री ऑर्डर उसमें होना चाहिए। अब वो प्री ऑर्डर कहता है कि लेफ्ट अवेलेबल वेकेंट स्पेस में ही हम अपना डेटा इंसर्ट करते हैं, और लेफ्ट से फिर हम राइट की तरफ इंसर्शन कर रहे होते हैं। अगर हमारा डेटा नया जो इंसर्ट हो रहा है वो अगर मिन हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उसको इंसर्ट करने की कॉस्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 होगी। लेकिन अगर अब हमारे पास जो भी नया डेटा इंसर्ट किया है अगर वो हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, यानी कि मिन की नहीं कर रहा होगा या मैक्स की नहीं कर रहा होगा, देन हमें वहां पे स्वैपिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। जब हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो रिकर्सिव में चला जाएगा, और वो हमारा सोल्यूशन लॉग ऑफ एन में ट्रांसफर हो जाता है। तो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे यही कि हम किस तरीके से हीपीफाई फंक्शन लिख सकते हैं, उसका एल्गोरिदम लिखेंगे, और बिल्ड हीप के लिए हम एल्गोरिदम लिखेंगे, और हम देखेंगे कि डिलीट के लिए हम किस तरीके से अपने उसी एल्गोरिदम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें ऑब्वियसली एग्जांपल्स जो हैं वो कंसिडर करनी पड़ेगी, जो कि या तो मिन हीप हो सकती है या वो मैक्स हीप हो सकती है। तो आई होप कि आपको मेरी जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो इसका एल्गोरिदम लिखने लगे हैं। अब एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें क्या है कि सबसे पहले एक सिचुएशन जो है वो अज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैं चूंकि हमने देखा ये है कि हम मैक्स क्यों बनाते हैं या मिन क्यों बनाते हैं, चूंकि हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे पास मैक्स हीप नहीं बनेगी या मिन हीप नहीं बनेगी, हम तब तक अपना डेटा सॉर्ट नहीं कर सकते। और सॉर्टिंग के लिए हम क्या करते थे, डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम कहते हैं कि जी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास 5 नोड है, लेफ्ट में मेरे पास 15 है, और राइट पे इसके मैं कहता हूँ मेरे पास 20 है, और 15 के लेफ्ट पे मैं कहता हूँ मेरे पास 25 है, और इसके राइट पे मेरे पास 30 है, और इसके लेफ्ट पे मेरे पास मैं कहता हूँ 40 है, और इसके राइट पे मेरे पास 45 है। अब आप यहाँ देखो कि बेसिकली क्या करना है, मैंने इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। अब मैक्स हीप कहती क्या है प्रॉपर्टी के पेरेंट नोड शुड बी ग्रेटर। ठीक है। अब हर लेवल पे आप देख लो कि पेरेंट नोड स्मॉलर ही है, लेकिन हमने इसको क्या करना है, मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। तो हमने एक सिचुएशन यहाँ पे अज्यूम कर ली जिसके लिए हम एक मैक्स हीपीफाई फंक्शन लिखने लगे हैं। उस फंक्शन का नाम है मैक्स हीपीफाई। हीपीफाई मींस हम बार बार इसी फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, अरे ए है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, और हमारे पास नोड के ऊपर एक इंडेक्स है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है कि अब ऑब्वियसली हमने देखा ये कि हम अपनी हीप को अरे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अरे है तो इसका मतलब है कि ए अरे होगी, स्ट्रक्चर है ना बेसिकली। ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन हमारे पास क्या है, 7 है। तो वो हमने एन इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हम हर नोड को क्या कह रहे हैं, हम इसको कहते हैं कि आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इंडेक्स से हम हर नोड का एड्रेस जो है वो ले सकते हैं, और ऑब्वियसली हमने उसके कंटेंट को भी एक्सेस करना है। तो हमने ये मैक्स ईपीफाई फंक्शन लिख लिया, जिसके अंदर अब हमने कुछ वेरिएबल्स जो है वो इनिशियलाइज कर लेने हैं, या हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट्स भी इस्तेमाल करनी है। तो हम कहते हैं कि हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर एक लार्जेस्ट वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, और उसको हम आई से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि लार्जेस्ट मेरी क्या है, नोड। लार्जेस्ट का वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं मैक्स हीपीफाई के लिए एल्गोरिथम लिख रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं मिन हीपीफाई के लिए एल्गोरिथम लिखूंगा तो यहाँ लार्जेस्ट की जगह पे मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, स्मॉलेस्ट इस्तेमाल करूंगा। तो लार्जेस्ट का मतलब है कि मेरी पेरेंट नोड शुड बी लार्जेस्ट देन इट्स डिसेंडेंट्स। तो ऑब्वियसली मुझे इसके लेफ्ट पे भी जाना है, इसके मुझे राइट पे भी जाना है। तो उसके लिए मुझे एक अलग और वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो कि मैं अगेन कहता हूँ इंटीजर टाइप का है, जिसमें मैं लेफ्ट नोड को एक्सेस कर रहा हूँ बाय यूजिंग 2 into i के जरिए। ये आप एल्गोरिथम ऑलरेडी जानते हो। मैं लेफ्ट को एक्सेस कर लिया मैंने, अगर मेरे पास i1 है तो 2 into 1 इक्वल्स टू 2, तो मैं लेफ्ट पे चला जाऊंगा। इसी तरह से मैंने राइट पे भी चूंकि जाना है, तो मैं राइट को भी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लेता हूँ, r राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और राइट को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, 2 into i plus 1। तो ये मेरी इंस्ट्रक्शन मैंने 3 लिख ली, जिसमें मैंने अपना पेरेंट नोड मैंने डिस्कस इनिशियलाइज कर लिया, मैंने अपनी लेफ्ट नोड इनिशियलाइज कर ली, और मैंने अपनी राइट नोड इनिशियलाइज कर ली, ठीक है। अब पेरेंट पे जाकर या लेफ्ट पे जाकर या राइट पे जाकर मैंने करना क्या है, आई नीड टू कंपेयर माई डेटा एलिमेंट्स। और उससे भी पहले मुझे अपना एड्रेस भी चेक करना है ना। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि चूंकि ये काम मैंने तब तक करते रहना है, तब तक करते रहना है, कंपैरिजंस परफॉर्म करते रहना है, जब तक कि मुझे हर लेवल के ऊपर रूट नोड जो है वो बड़ी नहीं मिल जाती, क्योंकि ये मैक्स सीपीफाई के लिए मैं लिख रहा हूँ। बात समझ आ रही है आप लोगों को बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको भी स्टूडेंट्स? यस सर। ऑल राइट, फैजान, उस्मान, ताहिर और शर्जील, बच्चों आपको समझ आ रही है? सर मैंने अभी यस क्लास सर। ज्वाइन की है। जी सर समझ आ रही है। जी जी मैं सुन रहा हूँ आपको। सर आप मुझे सुन रहे हैं? सर काइंडली मैंने अभी क्लास ज्वाइन की हाँ है, आप थोड़ा सा रिकैप कर मैं सकते इसलिए हैं तो 2 पूछ मिनट रहा के हूँ बेटा, लिए? अगर समझ नहीं आ रही तो पूछ लो ना मुझसे। अच्छा देखें बेटा, मैंने, चलें कोई बात नहीं, कोई नहीं बात मैंने नहीं। अभी अच्छा अभी देखें बेटा, ज्वाइन मैंने किया। क्या, मैंने लिखना है एल्गोरिदम किसके लिए, मैक्स हीपीफाई के लिए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल जो है ना मैंने इस्तेमाल की है, जिसमें मैं इस हीप को मैक्स हीप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि पेरेंट नोड शुड बी ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर नहीं है ना, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा ना ग्रेटर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास आई हैव 7 एलिमेंट्स इन दिस हीप, और इसको मैंने ऑब्वियसली अरे के अंदर भी प्लेस करना है। तो उसके लिए मैंने मैक्स ईपीफाई का एक फंक्शन लिख लिया, जिसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कॉल होगा टू मेक दीज नोड्स, यानी कि पेरेंट नोड्स ग्रेटर, ठीक है। उसके लिए मैंने एक अरे वेरिएबल, एक ए वेरिएबल ले लिया जो कि मेरी अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन मैंने वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया जो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई मैंने वेरिएबल ले लिया जो कि मेरी इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है हर लेवल के ऊपर, हर नोड के ऊपर, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं कि मैंने एक लार्जेस्ट वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, ठीक है। वो इसलिए मैंने लिया क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं मैक्स के लिए चूंकि फंक्शन लिख रहा हूं, तो मेरी पेरेंट नोड जो है वो बड़ी होनी चाहिए, लार्जेस्ट होनी चाहिए, और वो मैं किसके बराबर रखवा रहा हूँ, आई के बराबर। इसका मतलब है कि लार्जेस्ट मेरी रूट नोड आ गई, रूट नोड मेरी क्या है, लार्जेस्ट बन गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाकई लार्जेस्ट है या नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा अपने लेफ्ट चाइल्ड के साथ और इसी के राइट के साथ। तो लेफ्ट को जब तक मैं एक्सेस नहीं करूंगा मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैंने क्या कह दिया, मैंने एक और असाइनमेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल कर ली, जिसमें मैंने लेफ्ट एल यानी कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया, जिसमें मैं 2 into i फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी इस नोड से लेफ्ट में मूव कर सकूं। फिर सिमिलरली मैंने क्या किया, एक और इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की जिसमें मैंने इंटीजर टाइप का आर इस्तेमाल किया, और ताकि मैं अपनी राइट नोड को एक्सेस कर सकूं, ठीक है। अब ये मैंने सिंपल इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर असाइनमेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल किए हैं टू एक्सेस माय लेफ्ट नोड और राइट नोड और पेरेंट नोड, ठीक है। अब अगला मैं ये बता रहा था कि मैंने चूंकि हर लेवल के ऊपर ये चेक करना है कि कंटेंट जो है वो क्या मेरी मैक्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली बजाहिर ये नहीं कर रहा, लेकिन कंप्यूटर को तो बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं लूप एक इस्तेमाल करता हूं कि तब तक इनके दरमियान कंपैरिजंस करते रहो, तब तक इनको चेक करते रहो जब तक कि मैं इसको मैक्स हीप बना नहीं लेता। तो ऐसा कौन सा लूप है, वो हम कह लेते हैं कि जी वाइल लूप है। मैं वाइल लूप इस्तेमाल कर लेता हूं, जिसमें सबसे पहले मुझे चेक करना ये है
कि लेफ्ट नोड पे मैं अगर आ गया हूं, इसका मतलब है लेफ्ट में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। राइट पे आ गया हूं तो राइट में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। बाय यूजिंग दीज इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शंस को अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो लेफ्ट में मेरे पास क्या आ गया, 2, यानी कि एल में मेरे पास 2 आ गया और आर में मेरे पास क्या आ गया, 3। ठीक है, तो अब बेसिकली लेफ्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर में जो पड़ा हुआ है ये एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ये चेक भी तो करना है ना कि क्या मेरे पास जो एड्रेस अवेलेबल है क्या ये अवेलेबल भी है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करूंगा, दैट एड्रेस शुड बी लेस देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन योर ट्री। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट शुड बी कंपेयर विद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 7 होना चाहिए, तभी मैं इसके कंटेंट को एक्सेस कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं करूंगा। अगर आपके घर का एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता आपकी कॉलोनी में, तो मैं कैसे लेटर वहां पे पोस्ट कर सकता हूं। अगर मेमोरी लोकेशन ही नहीं होगी तो मैं कैसे डेटा कॉपी कर सकता हूँ, मेमोरी लोकेशन ही नहीं होगी तो मैं कैसे उसका कंटेंट कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये चीजें सब आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एड्रेस कंपैरिजन किया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं इस एड्रेस को तो चेक कर लिया कि ये एग्जिस्ट करता है, अब मैं इसके कंटेंट को कंपेयर करने वाला हूँ किसके साथ, पेरेंट नोड के कंटेंट के साथ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको पता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हो। अब मैंने लेफ्ट का कंटेंट उठा लिया इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या आ गया, 15 ही आ गया ना। अब ये 15 जो है दैट मस्ट बी, चूंकि मैं लार्जेस्ट के लिए इसको सेटिस्फाई करने वाला हूं, तो मैं कहता हूं दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ द पेरेंट नोड। और पेरेंट किस में पड़ा हुआ है, लार्जेस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने व्हाइल लूप इस्तेमाल कर लिया जिसमें मैंने 2 कंडीशन इस्तेमाल कर ली। सबसे पहले मैं एड्रेस चेक कर रहा हूं, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 7, और 15 क्या ग्रेटर देन है, लार्जेस्ट में क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। तो कंडीशन इज ट्रू, बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। तो क्या करो अब यहाँ पे, कंडीशन जब ट्रू हो गई है तो क्या करना चाहिए, आई नीड टू मेक एन इंस्ट्रक्शन इन द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप में इसका मतलब क्या है कि लार्जेस्ट शुड बी अपडेटेड। लार्जेस्ट पहले आई पे था तो इसको नीचे आना चाहिए ना। इसका मतलब है कि लार्जेस्ट प्लेस्ड कर दो किसको, लेफ्ट को, और ये बॉडी क्लोज कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि लार्जेस्ट यहां से अपडेट होके किधर मूव कर गया, नीचे आ गया, किसके ऊपर, सेकंड पोजीशन के ऊपर। ठीक है, अभी तो मैंने ये लेफ्ट नोड कंपेयर किया है, अब मैं यही व्हाइल लूप राइट नोड के लिए लिखूंगा कि राइट नोड के ऊपर भी चेक करो कि क्या सर राइट जी। सर एक स्टूडेंट है, उसका गूगल अकाउंट असेस नहीं हो रहा, तो वो कह रही है कि सर से पूछे कैसे असेस होगा। उसका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। सर पता नहीं, वो अभी उसने क्विज दिया चल रहा था और अब आपकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि योर गूगल अकाउंट वाज डिसेबल बाय योर गूगल वर्कस्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। या तो उन्होंने फी पे नहीं की होगी, कुछ इस तरह का इशू होगा। तो वो अब मैं इसमें क्या कहूँ, आप उसे कहें कि आप अपने, अगर वो वाकई ऑथेंटिक यूजर हैं तो मैं उन्हें फिर अलाउ कर देता हूँ यहाँ पे ज्वाइन कर लें, ताकि वो लेक्चर तो ले लेना एटलीस्ट, तो बाद में फिर अपना मसला सॉर्ट आउट करवा लें। और ये सिर्फ आज के लिए होगा, ठीक है। सर अभी उन्होंने सुबह क्विज भी दी है, अभी मैम की हमारी रोजबेट की क्लास भी हुई है, तो अब आ रहा है ये। अच्छा, उन्हें कहीं रिफ्रेश करें स्क्रीन, होपफुली ये सॉल्व हो जाएगा। दोबारा से लॉगिन करें अपने अकाउंट में, और आपने जो क्रोम इस्तेमाल कर रही हैं, अगर उन्हें बोलें कि आप अपनी एक टैब में अपना जीमेल अकाउंट ओपन करें और साथ ही दूसरी टैब में गूगल क्लास ओपन करें, तो होपफुली वो, मेरे में भी समटाइम ऐसा होता है कि अकाउंट सिंक नहीं हो पा रहे होते, उसने उन्होंने अपना कोई पर्सनल अकाउंट खोला होगा जिसकी वजह से वो सिंक नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, ओके सर, ठीक चलें। है। ओके स्टूडेंट्स, कम बैक ऑन अ टॉपिक। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने व्हाइल लूप लेफ्ट के लिए इस्तेमाल किया, अब मैं वही राइट के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि जो 3 है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 7 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू। अब क्या करूंगा, अगेन मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, और अब इसके अंदर मैं कंटेंट ऑफ आर उठाऊंगा। ठीक है, यानी कि अब मैं कंटेंट क्या है, 20, सही हो गया। अब दैट शुड बी ग्रेटर देन किसके, ए ऑफ लार्जेस्ट के। ठीक है, और लार्जेस्ट में क्या आ चुका था लास्ट टाइम, चूंकि हमने अपडेट किया था, वो क्या था, वो हमारा 15 आ चुका था। क्योंकि ऊपर वाले वाइल की वजह से 15 जो था वो 5 से क्या था, ग्रेटर था। तो इसका मतलब है कि लार्जेस्ट में अब क्या आ चुका हुआ है, लार्जेस्ट में हमारे पास 15 आ चुका है। ठीक है, तो अब ए ऑफ आर में क्या है, यानी कि आर में पहले क्या है, 3, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 7, एंड, और ए ऑफ आर में क्या आया हुआ है हमारे पास, 20।
ठीक है, चूंकि आर का कंटेंट क्या है 20 है, क्या वो ग्रेटर है ए ऑफ लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट में अपडेट क्या हुआ था हमारे पास लास्ट टाइम 15, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे। तो लार्जेस्ट अब किसको असाइन हो जाएगा, राइट को असाइन हो जाएगा। तो ये वाइल की बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। दोनों वाइल हमने इस्तेमाल कर लिए। पहला वाइल हमारे लेफ्ट नोड का एड्रेस और उसका कंटेंट कंपेयर कर रहा है, दूसरा वाइल हमारे राइट के एड्रेस और उसके कंटेंट को चेक कर रहा है। तो हमारा लार्जेस्ट जो है वो अपडेट हो गया। अब लार्जेस्ट जो है उसमें क्या आ चुका हुआ है, 20 आ चुका है। नाउ वी नीड टू मेक दिस 20 एज अ रूट नोड। यही काम किया था ना हमने ड्राई रन के अंदर। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम अभी तक हमारा लार्जेस्ट जो है, हम तो लार्जेस्ट किसको बोल रहे हैं, आई को बोल रहे हैं, ठीक है। लार्जेस्ट हम लेफ्ट को या राइट को नहीं बोल रहे, वो तो हम टेम्परेरीली यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं ना अपने लार्जेस्ट को। तो अब हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। इफ में होगा क्या, हम चेक करेंगे कि क्या लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई है। तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट हमारा अभी आई तो नहीं हुआ ना, लार्जेस्ट हमारा यहां से लेफ्ट पे पहले मूव किया, फिर हमारा लार्जेस्ट जो है वो इधर आ गया। लेकिन हम इसको तो आई बोल ही नहीं रहे, आई तो हमारी रूट नोड ये है। तो इसका मतलब है कि लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, कंडीशन इज ट्रू। लार्जेस्ट अभी हमारा आई के बराबर नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी बॉडी के अंदर एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। वो इंस्ट्रक्शन क्या है, स्वैप की इंस्ट्रक्शन। अब यहां पे हम स्वैप किसको करेंगे, ए ऑफ लार्जेस्ट को इसके साथ ए ऑफ आई के साथ, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गई, हमारी स्वैपिंग हो गई। अब स्वैपिंग का मतलब क्या है कि 20 जो है वो हमारी क्या बन गई, रूट नोड बन गई, और हमारा जो 5 है वो कहां आ गया, हमारे पास नीचे आ गया। सही है। तो हमने अपनी जो प्रॉपर्टी है मैक्स हीप की वो क्या कर ली, सेटिस्फाई कर ली। रूट नोड हमारी बड़ी हो गई, 20 बड़ा हो गया 15 से, और 20 बड़ा हो गया हमारे 5 से, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है, नेक्स्ट चीज क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं ताकि चूंकि स्पेस नहीं है। इफ लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, यस कंडीशन ट्रू, तो इसकी बॉडी में क्या चलाओ, स्वैप की इंस्ट्रक्शन चलाओ, और स्वैप क्या करो, ए ऑफ लार्जेस्ट और ए ऑफ आई, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स को या दो कंटेंट्स को हमने आपस में क्या कर लिया, स्वैप कर लिया। अब आप ये देखो कि जब ये काम करोगे, जब ये काम हुआ, आपका 15 नीचे रहा और 5 इधर नीचे आ गया, तो आप ये देखो इस लेवल के ऊपर जब हम इसको दोबारा से कॉल करने की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि 25 और 30 आर ग्रेटर देन 15, 40 एंड 45 आर ग्रेटर देन 5। इसका मतलब है ये हमारा मैक्स ईपी5 का फंक्शन जो है ना, ये पूरा जो हमने एल्गोरिथम लिखा है ये दोबारा कॉल होगा। और दोबारा कॉल करने के लिए हम इसको इसी की बॉडी में लिख देंगे दोबारा से, क्या, मैक्स ईपी5 दोबारा कॉल करो, और उसमें वेरिएबल्स अगेन कौन से इस्तेमाल करो, ए एन और लार्जेस्ट। क्योंकि लार्जेस्ट क्यों, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारी पेरेंट नोड शुड बी लार्जेस्ट। और जब हम ये वाला फंक्शन दोबारा से कॉल करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम इस एल्गोरिथम को दोबारा से कॉल कर रहे हैं, जो कि दोबारा क्या करेगा, लार्जेस्ट को आई के बराबर रखेगा, और लेफ्ट के साथ भी कंपेयर करेगा, राइट के साथ भी कंपेयर करेगा, और स्वैपिंग परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसमें हम मैक्स ईपी5 को रिकर्सिवली दोबारा से कॉल कर रहे हैं, ठीक हो गया। All right. Now I need to make an algorithm for building heap. ठीक है, जाहिर है ना कि जब मेरे पास ये वाली प्रॉब्लम को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है मेरी हीप जो है वो क्या हो रही है, दोबारा से बिल्ड हो रही है, दोबारा से मैं हीप को क्रिएट कर रहा हूं। हमने जब ड्राई रन किया था तो आपने ये देखा था ना कि हम बार बार हीप को बनाते थे, नई आइटरेशन के अंदर नई हीप को डिस्कवर करते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिख लेते हैं हीप सॉर्ट का। हीप सॉर्ट के अंदर हम वेरिएबल ले लेते हैं ए और एन, यानी कि अरे ए है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है जो कि हमारी हीप के अंदर रिप्रेजेंट होंगे। उसके लिए हम एक फॉर लूप लेते हैं लेट से, और फॉर लूप में हम क्या ले लेते हैं, आई इक्वल टू एन बाय 2 और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस। अब ऐसा मैंने क्यों किया है,
ऐसा मैंने इसलिए किया है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या कहा था कि वेन एवर वी हैव अ ट्री और प्रॉब्लम और उसकी नोड्स क्या है 1 2 और 3 हैं, और मुझे 3 का पेरेंट जानना है कौन है, तो 3 का पेरेंट मैं कैसे निकाल सकता था, n/2 से निकालता था ना, और उसका फ्लोर लेके। ठीक है, तो इसलिए मैंने i को इनिशियलाइज किया है n/2 के साथ, क्योंकि आई वॉन्ट टू नो द पेरेंट नोड एट ईच लेवल, एट ईच नोड, राइट। और कब तक पेरेंट नोड निकालते रहो, जब तक कि मैं 1 पे पहुंच नहीं जाता, क्योंकि मैंने 3 से मैंने कहां जाना है, 1 पे जाना है। 2 से मैंने कहां जाना है, 1 पे ही जाना है। अगर इसकी फर्दर आगे नोड्स होती तो क्या होता, 4 एंड 5 होता, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 करके क्या आता, 2.5। बट 2.5 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस, कंडीशन ट्रू। तो क्या करो, डिक्रीमेंट करो। और आपने देखा यही है कि हम 5 से 4 पे, 4 से 2 पे, या 2 से 1 पे हम जाते थे, और हमारा मकसद क्या है कि हमने लास्ट एलिमेंट से रूट नोड पे ही जाना है। इसीलिए हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीमेंट, क्योंकि हम प्रीवियस की तरफ मूव कर रहे हैं, एन से हम 1 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने रूट नोड पे पहुंचना है। ठीक है, अब फॉर लूप में ये कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो गई, तो हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, मैक्स cp5 का फंक्शन कॉल कर लेंगे। मैक्स cp5 का फंक्शन जब कॉल करेंगे, क्यों मैक्स cp5, क्योंकि हम अपनी जो हीप बिल्ड करना चाह रहे हैं दैट शुड बी मैक्स हीप, और उसके अंदर हम अगेन वेरिएबल कौन से इस्तेमाल करेंगे, ए, एन और आई। क्यों, क्योंकि हमारे पास मैक्स हीप में जो मेन फंक्शन है उसके अंदर पैरामीटर्स क्या है, वही है। So that's why we are using these 3 parameters, and we are now closing the brackets. So this portion is just for building the heap. अब next portion हमारा क्या है, delete वाला फंक्शन। delete जो है वो हम कैसे करते थे, delete करने के लिए हम रूट नोड पकड़ते थे, उसको वहां से निकालते थे और उसको हम स्वैप करते थे हमारी लास्ट नोड के साथ। ठीक है, यही काम करते थे ना। तो उसके लिए हम एक और फॉर लूप लेते हैं। फॉर लूप लिया मैंने, और इसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि i को बराबर रख दो n के। ठीक है, i को बराबर रख दो n के, और कब तक इसको डिलीट करो, जब तक कि तुम i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक पहुंच नहीं जाते। और मेंटेनेंस में क्या करोगे, i माइनस माइनस, सेम थिंग। बिकॉज हम क्या करते थे, हम जब भी हमारे पास एक ट्री होता था तो हम क्या करते थे, डिलीट करने के लिए हम जनाब इसको यहां से डिलीट करते थे, और लास्ट एलिमेंट को इसके साथ क्या कर देते थे, हम स्वैप कर देते थे। यही काम करते थे ना हम। तो इसका मतलब है ये नोड यहां से डिलीट हो गई, तो पीछे क्या बचा हमारे पास, ये वाली नोड। फिर जब रूट नोड आती थी हम उसको डिलीट करेंगे, और फिर इसको उसके साथ स्वैप कर देंगे। इसका मतलब है कि वेन एवर वी परफॉर्म डिलीट, हम रूट नोड को लास्ट नोड के साथ क्या करते थे, स्वैप करते थे। और अब आप मकसद क्या है हमारा, हर लेवल के ऊपर आप देखो कि अगर ये हमारे पास लेट्स से 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 एंड 7 है, तो पहली आइटरेशन में 7 को जब हमने रिप्लेस कर दिया तो एलिमेंट्स कितने रह गए, 6 रह गए। जब 6 को भी रूट नोड के साथ स्वैप कर देंगे तो एलिमेंट कितने रह जाएंगे, 5। 5 को भी रूट नोड के साथ स्वैप कर देंगे तो एलिमेंट कितने रह जाएंगे, 4। 4 को भी 1 के साथ स्वैप कर देंगे तो एलिमेंट कितने रह जाएंगे, 3। तो इसका मतलब है हर आइटरेशन के ऊपर you need to go back. That's why you are performing decrement operator over here, not increment, decrement. ठीक है, और हमने i को किसके बराबर रख दिया, n के बराबर रख दिया, कि हम लास्ट नोड को पहली के साथ स्वैप करना चाहते हैं। कब तक, जब तक कि हम 1 तक पहुंच नहीं जाते। यही हमारे पास टर्मिनेशन कंडीशन थी ना जब हमने ड्राई रन भी किया था। अब ये कंडीशन जब ट्रू होगी, सेटिस्फाई होगी, तो ऑब्वियसली हम इसमें क्या करेंगे जनाब, हम इसमें स्वैपिंग करेंगे। स्वैप किसको करेंगे, ए ऑफ फर्स्ट नोड, ये 1 है नॉट आई, फर्स्ट नोड को, फर्स्ट नोड का जो कंटेंट है उसको स्वैप करो किसके साथ, लास्ट नोड का जो कंटेंट है। अब यहां पे हम आई इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने आई को किसके बराबर रखा हुआ है, एन के बराबर रखा हुआ है। तो एन के अंदर एन का जो भी कंटेंट है वो हम किसके जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आई के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एंड नाउ आई नीड टू, अब जब ये काम करते हो, जब आप ये काम करते हो कि आपने इसको यहां से डिलीट किया
और इसके साथ जब आपने रिप्लेस किया तो हमने पढ़ा ये था, हमने ऑब्जर्व भी ये किया था कि हमारी हीप दोबारा से डिस्टर्ब हो जाती है ना डिस्टर्ब, कि वो मैक्स नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि हम मैक्स बना रहे हैं। तो मैक्स बनाने के लिए दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्स ep5 का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो हम दोबारा से यहाँ पे मैक्स ep5 जो है वो फंक्शन लिखेंगे और जिसके अंदर पैरामीटर्स क्या होंगे, अरे ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n एंड वेरिएबल i एंड ब्रैकेट क्लोज। सो जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, हमारी इस वाली हीप को वो दोबारा ये वाला एल्गोरिदम क्या करेगा, मैक्स हीप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द होल एल्गोरिदम टू बिल्ड अ मैक्स हीप और टू डिलीट अ स्पेसिफिक नोड और टू बिल्ड अ हीप, राइट। अब इसी एल्गोरिदम को अगर मैंने मिन हीप के लिए लिखना है तो सिंपली यू जस्ट नीड टू change these naming conventions. You will write max you will write min instead of max. You will convert this largest variable into a smallest variable, and you need to change in your while loop where you are going to use greater than operator, you simply use smaller than, and you need to change over here, you can use an operator that should compare for the smallest element, and you have to change over here. And then here we are satisfying for largest data element, so you just need to replace this largest name with your smallest one. And obviously in your deleting or in your building function you are going to call min heapify function again and again. So a same algorithm can be used, or you can change this algorithm for min heapify. ठीक हो गया? All right. Any questions, students? अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो ऑब्वियसली मुझे यही लगेगा कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं तो मूव कर जाऊंगा आप, जो कि ग्राफ थे हमारे पास। सर आ गई समझ। ऑल राइट, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, ग्राफ से रिलेटेड था। ग्राफ बेसिकली क्या है, क्योंकि हमने अब देख लिया है कि हमारी जब प्रॉब्लम जो है रिकर्सिवली और डिवाइड होकर सॉल्व होती है, यानी कि ट्री की फॉर्म में बनती है, तो हमारा सोल्यूशन जो है वो n से log of n में चला जाता है या n स्क्वायर से log of n में चला जाता है। तो हम क्यों ना एक ऐसे अप्रोच की तरफ जाएं जो कि हमें मजीद डाइवर्सिटी, मजीद हमें इजीनेस प्रोवाइड करे। तो हमारे पास ग्राफ्स हैं, ठीक है। हम ट्रीज जो हैं वो बाइनरी ट्रीज हैं, तो उसमें हमारे पास, हमें पता है कि हर नोड के ऊपर जो है वो मैक्सिमम 2 ही उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं जहाँ पे एक पेरेंट नोड के 10, 15 या 100 चिल्ड्रन जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम को फिर हम सॉल्व करने के लिए ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। अब ग्राफ बेसिकली क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफ के अंदर हमारे पास जो एप्लीकेशन एरियाज कौन कौन से हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम ग्राफ पढ़ क्यों रहे हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारी जितनी भी, अगर हम अपनी सराउंडिंग में प्रॉब्लम्स देखें ना, जिसमें हम गूगल मैप चाहे इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम ऊबर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, हम ट्रांसपोर्टेशन की एप्लीकेशंस को की अगर बात कर लें, हम फ्लाइट सिमुलेशन सिस्टम्स की बात कर लें, ठीक है, अगर हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की बात कर लें, अगर हम रोड से ट्रैवल करते हैं तो ये ग्राफ थ्योरी है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर सर्किट डिजाइनिंग की बात करते हैं तो वो भी ग्राफ थ्योरी है। ये सब तरह की प्रॉब्लम ग्राफ थ्योरी के जरिए सॉल्व होती हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ग्राफ बेसिकली है क्या, ग्राफ इज the combination or the set of multiple nodes जिसमें एक डिवाइस या एक मल्टीपल डिवाइस आपस में क्या कर सकती हैं, कनेक्ट हो सकती हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को आप चाहे रोड्स के ऊपर मैप कर लो, चाहे आप मोबाइल कम्युनिकेशन के ऊपर मैप कर लो, चाहे आप फेसबुकिंग के ऊपर मैप कर लो, जहां पे भी आप मैप करोगे ये आपको ग्राफ थ्योरी जो है फिट इन मिलेगी और आपको लगेगा कि हर जगह भी ग्राफ थ्योरी जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीपल नोड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारी नोड्स आपस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं।
और इन तमाम नोड्स के दरमियान में क्या है, एजेस अवेलेबल हैं। एजेस अलाउ दी डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टू devices, between two nodes, between two users, between two telecommunication networks, between CPU and RAM, between CPU and cache, कुछ भी आप प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि वर्टिसेस और एजेस बिलोंग्स टू दी एजेस। एज नहीं होगा तो यू कैन नॉट कम्युनिकेट। आपके घर से लेकर यूनिवर्सिटी तक दरमियान में अगर कोई रोड नहीं होगी तो आप यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। देयर इज अ पाथ, देयर इज एन एज दैट कनेक्ट यू फ्रॉम योर होम टू यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है कि आपको ट्रैवल करने के लिए क्या है, एज की जरूरत है। डेटा को ट्रैवल करने के लिए एज की जरूरत है। डेटा को फेच करने के लिए क्या है, एज की जरूरत है। तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, where we have edges, where we have nodes, and both are belongs to the edges. अब हमारे पास जो ग्राफ है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है, जिसमें आप किसी भी नोड से किसी भी नोड तक जा सकते हो, मूव कर सकते हो डायरेक्टली और अनडायरेक्टली। एंड देन वी हैव डायरेक्शंस। डायरेक्शन और अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पे एरो साइन अवेलेबल है, डायरेक्शन दी हुई है जहाँ पे बाउंड कर रहे हो कि यही रास्ता है जहाँ से तुम्हें जाना है, यही रास्ता है जो कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो डेटा को मूव करने के लिए, डेटा को फेच करने के लिए। लेकिन अनडायरेक्टेड में आप शायद बाउंड नहीं हो, आप कोई भी पाथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस। और फिर हमारे पास ग्राफ आते हैं वेटेड ग्राफ। अब वेटेड ग्राफ क्या है, वेट का मतलब ये है कि अब हमने एजेस के ऊपर एक कॉस्ट असाइन कर दी है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करना चाहते हो बाय जीटी रोड तो कॉस्ट डिफरेंट है। अगर आप लाहौर टू इस्लामाबाद ट्रैवल करना चाहते हो बाय मोटरवे तो कॉस्ट आपके पास क्या है, डिफरेंट है। अब वो जो बीच में एज है ना आपका, वो आपका वेट है। अब वो वेट में आप कौन कौन से पैरामीटर्स ले रहे हो, आप फ्यूल ले रहे हो, आप टाइम को जो है वो काउंट कर रहे हो, या आप किसी और पैरामीटर किसी और फैक्टर को काउंट कर रहे हो, तो बेसिकली वेट कॉस्ट है, आपको कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर सीपीयू जो है वो कैशे के साथ लिंक होता है, सीपीयू जो है वो रैम के साथ लिंक होता है। अब चूंकि आप लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ चुके हो या पढ़ रहे होगे तो उसमें आपको मालूम होगा कि अगर हम कोई चीज अगर कैशे से उठाते हैं तो कॉस्ट कम आती है, यानी कि उसका वेट डिफरेंट है। अगर हम कोई चीज रैम से उठाते हैं तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट है, यानी कि उसका वेट जो है वो डिफरेंट है, ज्यादा कॉस्ट आती है वहां पे। तो दिस इज एक्चुअली वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। सेम जो काम है वेट्स के साथ हम डायरेक्शन के साथ भी कर सकते हैं, जिसमें हम बाउंड कर रहे हैं अपने सिस्टम को। तो ये काफी डिटेल में मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपसे शेयर किए हैं। आप सुनोगे तो बहुत ही आसान वे में मैंने समझाया हुआ, आपको समझ आ जाएगी। फिर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ग्राफ के अंदर के। हमारे पास पाथ्स होते हैं, एक सिंपल पाथ होता है और हमारे पास एक साइक्लिक पाथ होता है। पाथ का मतलब क्या है कि अगर हम नोड्स के दरमियान में कम्युनिकेशन अलाउ कर रहे हैं तो उस कम्युनिकेशन में जितनी भी नोड्स एग्जिस्ट कर रही होंगी वो उसका एक पाथ होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई डीएचए से यूनिवर्सिटी आता है तो डीएचए से यूनिवर्सिटी आने के दरमियान में जितनी भी टर्मिनल्स होंगे, जितने भी मेन स्टॉप्स होंगे, वो बेसिकली उसके पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आप किन किन रोड्स पे लेफ्ट राइट टर्न करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंचते हो, तो वो आपके एक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। कि आप पहले शायद भट्टा चौक आओ, भट्टा चौक से आप शायद वॉल्टन रोड पे आओ, या वॉल्टन रोड से आप अजीज भट्टी रोड पे आओ, एंड देन फिर आप तुफैल रोड पे आओ। तो ये डिफरेंट जो है वो पाथ हो सकते हैं, एक ही जगह पे पहुंचने के मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज व्हाट शुड बी और व्हाट वुड बी द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। उस पे हम आगे चलकर बात करेंगे कि कैसे हम शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिस्कवर करते हैं, जो कि हम ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ वी हैव साइक्लिक पाथ। साइक्लिक पाथ आप यहाँ देख सकते हो कि ए बी और डी के दरमियान में आपको साइकिल नजर आएगा। साइकिल का मतलब ये है कि अगर हम किसी एक नोड से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी एंडिंग भी अगर उसी नोड पे होती है तो हम ऐसे पाथ को साइक्लिक पाथ कह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर साइक्लिक पाथ नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ए और बी के दरमियान में हमने कम्युनिकेशन रखनी है तो यहाँ साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। साइकिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जब हम तीसरी नोड को भी इन्वॉल्व करेंगे, एंड दैट वुड बी नोड डी, ठीक
है, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट आता है। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि हम अगर किसी भी एक पाथ को पिक कर लें और उस पाथ के अंदर पेयर ऑफ वर्टिसेस एग्जिस्ट करते होंगे तो हमारा ऐसा ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ए से जी पे जाते हैं बाय यूजिंग पाथ ए डी ई एंड जी, तो you can see that we have pair of A and D, we can have pair of D and E, and we can have pair of E and G। तो pair of vertices जिस पाथ में मिल रहे होंगे ना, हम ऐसे ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। यहाँ पे अब डिसकनेक्टेड ग्राफ है, यानी कि ये कनेक्टेड नहीं है। अगर हम पूरी एग्जांपल को एक साथ इसमें कंसीडर करें तो यहाँ पे हमने दरमियान में ब्रेक कर दिया है इस ग्राफ को, तो अब ये क्या है, हमारा कनेक्टेड ग्राफ नहीं रहा। ठीक है, फिर हमारे पास आती है एक स्ट्रांगली कनेक्टेड है और एक नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड है। स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब यही है, डेफिनेशन अगेन वही, कि अगर हम दो पेयर ऑफ वर्टिसेस को एक ही पाथ के अंदर अगर एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें रीच आउट कर सकते हैं, तो हमारा ऐसा ग्राफ जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास यहाँ आपको नजर आ रही है, चाहे वो डायरेक्टेड है चाहे वो अनडायरेक्टेड है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो मैंने पहले भी बात की कि जब हम एल्गोरिथम लिख रहे थे ट्रीज के लिए, हीप के लिए, तो हमने कहा था कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रीज में अगर जब सॉल्व करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम log of n में चली जाती है। तो यहाँ पे आप देखो ये है बेसिकली ग्राफ, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से मैप किया है, इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये आपको ट्री लग रहा है जिसमें रूट नोड क्या है, बी, और जिसके 2 से ज्यादा चिल्ड्रन है, ए डी एंड सी। अब ये बाइनरी ट्री तो नहीं है ना, इसमें 2 से ज्यादा चिल्ड्रन आ गए हैं, और ऐसा भी मुमकिन है कि इसमें 3 से या 5 या 10 से भी ज्यादा एक रूट नोड के चिल्ड्रन हो सकते हैं। लेकिन जब भी हम, एक चीज आपने याद रखेंगे, जब भी हम एक ग्राफ को ट्री की फॉर्म में बनाएंगे ना, वी नीड टू डिफाइन, वी नीड टू मेंशन आवर रूट नोड, कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमारी स्टार्टिंग नोड कहाँ है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको आगे चलकर बीएफएस और डीएफएस में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई वी नीड टू start or why we need to mention our root node, because it's a tree property. What should be your parent node, that should be known by the the developer or the user to implement such kind of applications। ठीक है, तो ये ग्राफ को हमने ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं। यहाँ पे अब आप देखो ये डायरेक्टेड ग्राफ है लेकिन ट्री की फॉर्म में है, लेकिन हम इसको असाइक्लिक ग्राफ बोल रहे हैं। असाइक्लिक का मतलब ऐसा ही है कि इसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बजाहिर तो आप देखो यहाँ पे साइकिल लग रहा है आपको, लेकिन इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है। साइकिल, अभी मैंने क्या बोला है कि साइकिल तभी कहेंगे अगर हम किसी एक नोड से स्टार्ट करें और उसी पे एंड करें। डी से हम शुरू कर रहे हैं और बी पे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी वापस नहीं आ रहा एरो साइन डी के ऊपर, तो इसलिए इसको साइक्लिक नहीं बोल सकते, इसको हम असाइक्लिक ग्राफ बोलेंगे। बट इट्स अ डायरेक्टेड ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ ट्री। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ ग्राफ जिसको हम कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं, और ये एग्जैक्ट आपकी जो अभी हम लेट से गूगल मीट के जरिए आपसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं एक सिंगल नोड हूं जो कि आपके 50 स्टूडेंट के साथ से एट द सेम टाइम कम्युनिकेट कर सकता हूं। मैं किसी भी एक स्टूडेंट को ऐड कर सकता हूं, किसी भी एक स्टूडेंट को यहाँ से रिमूव कर सकता हूं, मैं किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट को के साथ चिट चैट कर सकता हूं, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज जो है परफॉर्म कर सकता हूं। एट द सेम टाइम आपके एंड पे भी यही है कि आप तमाम के तमाम कनेक्टेड नोड्स को देख सकते हो। तो मतलब ये हुआ कंप्लीट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हर नोड दूसरी नोड के साथ क्या है, कम्युनिकेशन डायरेक्टली कर सकती है। An edge exists between every node, that is a complete graph। ठीक हो गया? Now let's discuss the bipartite graph। bipartite graph में क्या है कि यहाँ पे अगर हम इसको वैसे ही देखना चाहें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये एक जो है वो कंप्लीट ग्राफ है या शायद कनेक्टेड ग्राफ है, लेकिन इसमें हम पार्टीशन जो है वो कर सकते हैं कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम अपने वर्टेक्स को पार्टीशन के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अलाउ करेगा, और हमारा ऐसा ग्राफ बाइपर्टाइट ग्राफ होगा। अगर लेट से आप इसको जरा गौर से देखो, मैं अगर इसको सेपरेट करना चाहूँ इस ग्राफ में से,
तो ए से ई पे जाकर, ई से सी पे जाकर और जी पे जाकर इसको मैं एंड कर सकता हूँ। दिस कुड बी वन पार्टीशन। सेकेंड पार्टीशन अगर मैं इसमें से निकालना चाहूं तो बी, एफ और डी को मैं अगर यहां से निकाल दूं, एक्सट्रैक्ट कर लूं, तो मेरी एक अलग पार्टीशन जो है वो बन सकती है। तो ये ऐसा ग्राफ जो है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लाइट सिमुलेशन सिस्टम्स के अंदर आपको नजर आता है, जहां पे हम पार्टीशन के अंदर या काम करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, या अगर हम व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाते हैं या फेसबुक के ऊपर ग्रुप बनाकर एक खास स्पेसिफिक लोगों के दरमियान में चिट चैट अलाउ कर रहे हैं, तो बेसिकली ये बाइपर्टाइट ग्राफ आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। ठीक है, वैसे तो फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आप तमाम के तमाम कॉन्टैक्ट्स के साथ लिंक कर सकते हो, लेकिन these applications allow you to make groups. These applications allow you to make partition of your users, जिनको आप एक खास कैटेगरी में ऐड कर सकते हो कि आपके सिबलिंग्स कौन है, आपके जो है वो फैमिली मेंबर्स कौन है, वो आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। तो ऐसी तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी बाइपर्टाइट ग्राफ के अंदर सॉल्व होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे ग्राफ की एप्लीकेशंस की, तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम ग्राफ थ्योरी को ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, वेब के अंदर, सोशल नेटवर्क्स के अंदर, सर्किट डिजाइनिंग के अंदर या बेसिक नेटवर्क्स के अंदर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम एप्लीकेशन एरियाज हम अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पे हम शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कवर करते हैं, जहाँ पे हम एक रोड से मल्टीपल रोड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम वेब सिस्टम्स के अंदर जब हम इंटरनेट पे चले जाते हैं तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स एक ही टाइम पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सब की सब क्या है, नोड्स हैं, और सब नोड्स एक दूसरे के साथ किसी ना किसी एज के जरिए, एक लिंक के जरिए कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सब हमारे एप्लीकेशन एरियाज हैं जहाँ पे ग्राफ थ्योरी जो है वो इस्तेमाल होती है, और हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय डिफरेंट अप्रोचेस, बाय डिफरेंट टेक्निक्स, और वो हम इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स के अंदर आपको नज़र आएगा कि हम कैसे इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोगों का कोई क्वेश्चन है related to graph theory, related to the algorithm that we have written for Max CP5 for deleting or for building heap, you can ask to me. और फिर ऑब्वियसली अगर आपने आज का लेक्चर गौर से सुना है तो आप क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है नहीं सर, आपका? कोई स्टार्ट कर दें। ऑल राइट, चलें आप सिर्फ 2 मिनट वेट करें, क्विज जो है वो आपका अभी एक्टिवेट हो जाएगा विद इन अ मिनट। स्टे हियर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आप अपनी स्ट्रीम में देखो जाकर, वहाँ पे क्विज जो है आपका पोस्ट हो गया, और इसको करने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम है। आप विद इन अ क्लास इसको सबमिट कर सकते हो। गूगल क्लास में आपने इसको बनाना है, आपने सिंपल एल्गोरिथम लिखना है मिन हीप के लिए। जो आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है इसी को आपने मिन हीप बनाना है, लेकिन आपने एल्गोरिथम जो है वो लिखना है इसके लिए। जी बेटा, एक्सेस हो गया आप सबको? यस सर, हो गया। ऑल राइट,
write down the algorithm to convert this heap into min heap. I just need algorithm for this problem. तो सिर्फ मुझे algorithm चाहिए कि आप इसको किस तरीके से min heap में convert कर सकते हो, ठीक है? तो जो अवेलेबल स्पेस है आपने उसी के अंदर इसका एल्गोरिथम जो है वो लिखना है और आपने यहीं पे सबमिट करना है. दिस इज ओनली वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व और आपने इसको विद इन द क्लास टाइम ही जो है वो सॉल्व करके सबमिट करना है. किसी का कोई सवाल है? सर वैसे एल्गोरिथम हर चीज लिहाज ग्राफ के लिहाज से चेंज होगा यानी कि हर ट्री के लिहाज से? हाँ जी, बेसिकली ये जो ट्री है ना ये मिन हीप नहीं है ना, यस ठीक है? तो सर। आपने मिन हीप इसको बनाना है, ठीक है? और उसके लिए आपने एल्गोरिदम लिखना है. बस एल्गोरिदम मुझे चाहिए. ओके। मुझे इसकी आइट्रेशंस नहीं चाहिए कि कैसे ये मिन हीप बनेगा, बस मुझे एल्गोरिदम चाहिए. ओके सर।
ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है काइंडली टाइम थोड़ा रखिए, सबमिट करें आप।